तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली जीएस पेपर 1 में जो हमारा हिमाचल प्रदेश जी के हिस्ट्री वाला सेक्शन है, यानी कि आसान भाषा में जो हमारा यूनिट 1 का सब पार्ट 3 है, उसके ऊपर जो है वो हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उनको इंक्रीज कर दिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि ये वाला जो पेपर या ये वाला जो हमारा एस्पेक्ट है हिमाचल प्रदेश जी के हिस्ट्री का, इसको हम लोगों ने किस तरह से अप्रोच करना है। और जो लास्ट टाइम जिन लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ है उन्होंने क्या क्या गलतियां जो हैं जो लास्ट टाइम सवाल पूछे गए थे उनमें की हैं। अगर आप लोग पिछले 5-6 साल, होपफुली आप सब लोगों ने जो एग्जाम है मेंस के पेपर हैं उनको एक बार देख लिया होगा, तो अगर आपने पिछले 4 या 5 साल के एग्जाम्स देखे होंगे तो ये वाला जो सेक्शन है वो देखने में रिलेटिवली इजी लगता है। रिलेटिवली इजी रखने का मेरा सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे सिलेबस है रिलेशन ऑफ मुगल्स विद हिली स्टेट्स, तो लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। रिलेशन ऑफ हिली स्टेट्स विद गुरखास, सेम क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पूछा गया। क्लियर? मतलब जो शब्द मैं लाइन यूज कर रहा हूं बस उससे पहले उन्होंने एक डायरेक्टिव यूज किया और उसी आधार के ऊपर जो ये सवाल पूछा गया। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो क्वेश्चन का नेचर था, क्वेश्चन नेचर मेरा मतलब यहां पे क्या है कि जब आ जाएगा राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन या क्रिटिकली एनालाइज द रिलेशन ऑफ हिली स्टेट्स विद मुगल एम्पायर या हिली स्टेट्स विद गोरखा एम्पायर, तो वहां पे जो आंसर लिखने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो पढ़ा होता है हम लोगों ने सीधा सीधा हम लोग वैसे ही जो है वो अपना आंसर लिखते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो उसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब वो स्पेसिफिकली जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच का जो है वो आप लोगों से पूछा गया कि जो मुगल्स हैं उस टाइम पीरियड में मुगल्स और जो हिली एरियाज है उनके बीच का क्या रिलेशन था। क्लियर? और लोगों ने नॉर्मली अकबर को भी वहां पे इंक्लूड कर दिया, औरंगजेब को भी इंक्लूड कर दिया। तो जब हम लोग जो है वो डायमेंशन से थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो वहां पे मार्क्स कम आने की संभावना होगी। हालांकि GS1, GS2, GS3 में एक चीज ऑब्जर्व की गई कि GS2 में अगर आप लोग टू द पॉइंट नहीं लिखोगे तो वहां पे नंबर आप लोगों के रिड्यूस होंगे। GS1 और GS3 में रिलेटिवली ये चीज जो कम है, पर आप एक चीज समझिए कि जहां पे GS1 में आप लोगों को 3 नंबर जो है वो एक एवरेज आंसर के मिल रहे हैं, वहीं पे ही आप लोगों को इसी पेपर में जो वो 8 में से 6 नंबर भी मिल रहे हैं। क्लियर? तो 8 में से 6 नंबर, 5 तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को मिले हैं, 8 में से 6 नंबर जो वो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स को मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो जो नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है जो आप लोगों को सिखाई भी जाती है कि जी देखिए 50% से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, किस्मत अच्छी हुई तो 60% नंबर आ जाएंगे, क्लियर, या 70% नंबर आ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं जो है वो मिथ है बहुत बड़ा। क्लियर? क्योंकि अगर हम लोगों से जो पूछा गया है लीनियर मार्किंग होगी तो हल्का लिखोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, जो नॉर्मली जहां पे स्ट्रिक्ट मार्किंग हो रही होगी वहां पे आपको रिलेटिवली कम मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो जो GS2 में स्पेसिफिकली पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इवेल्युएटर हैं वहां पे जो है वो मार्क्स कट हो रहे हैं। जैसे बाकी इंटरनेशनल रिलेशन के अगर पेपर आप में से किसी ने लास्ट टाइम अगर मेंस एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप लोगों ने चीज ऑब्जर्व की होगी कि GS2 में भी जो इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर या क्वेश्चन है उनमें स्कोर ज्यादा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे जो स्कोर कम है। क्लियर? तो सारी की सारी कहानी जो है वो हमारी मेंस एग्जामिनेशन में काफी हद तक सीमित रह जाती है। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन है और जो एड्रेसल है यानी कि जो हमसे पूछा गया है उसको हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं। हाँ, वापिस आता हूं जहां से मैंने इस लाइन को जो है वो थोड़ा सा घुमाया। बेसिकली क्या है कि जब हम लोग अपने एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे एग्जाम के अंदर इन जनरल GS1 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर थोड़ा सा ट्विस्ट जो है वो क्वेश्चंस के अंदर आता हुआ देखने को मिला और वहां पे हम लोगों को कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो करनी थी। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपके तरफ जो है वो जो आज के हमारे प्रश्न है उनकी तरफ मैं मूव करूंगा, जहां पे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो है जितना जितना आपको आइडिया होगा जो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा आप लोग जो है वो हमारा जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर उसको डालना शुरू कर देंगे, ताकि अगर आप माइक भी ऑन करना चाहो तो आप लोग जो है अपना माइक भी ऑन कर सकते हो। क्लियर? तो जैसे एक सवाल है यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो है अगर हम उसके बारे में डिस्कशन करें, दैट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन relations of hilly states with Mughals. Clear? Write a short note on relations of hilly states with Mughals.
तो जब हम लोग इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का मेरा यहाँ पे सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मुगलों के अलग अलग हिली स्टेट्स के साथ, चाहे हम लोग जो है वो कांगड़ा रियासत के साथ बात करें जहाँ पे हरिचंद टू के टाइम पे जो वो कांगड़ा का किला जीता गया, चाहे हम लोग नूरपुर की बात करें, चाहे हम लोग यहाँ पे दात्रपुर की बात करें, चाहे हम लोग सिब्बा की बात करें, चंबा और अकबर की बात करें, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों ने जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स और उनके जो रिलेशन हम लोगों को हमारे यहाँ के हिमाचल प्रदेश के मुगलों के साथ अलग अलग राजाओं के साथ देखने को मिलते हैं, उसी के आधार के ऊपर जो वो अपना ये क्वेश्चन लिखना था। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं राइट ए क्रिटिकल नोट, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन रिलेशंस ऑफ हिली स्टेट्स विद मुगल्स। अब देखिए जैसे ही क्रिटिकल नोट यहां पे शब्द आ गया तो आपका जो आंसर लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट, व्हाट, व्हाई, डिस्कस, उन सब में या इवन क्रिटिकल नोट भी आ जाएगा, उसमें भी उसी तरह से आंसर लिखेंगे जहां पे हम लोग जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है वो हिट नहीं होगा। अब सवाल यहां पे आता है कि जब हम लोग क्रिटिकल नोट की बात करते हैं तो देखिए जब क्रिटिकल नोट हम लोगों ने लिखना होता है तो हमारा जो ध्यान होता है वो क्रिटिसिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो मुगलों के रूल के हिमाचल के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, चाहे हम लोग यहाँ पे टैक्सेशन में बढ़ोतरी की बात करें, चाहे हम लोग पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन की बात करें, क्लियर, चाहे हम लोग जो हैं यहां पे कल्चरल कंफ्लिक्ट की बात करें, क्लियर, तो जो नेगेटिव इंपैक्ट जो हैं मुगल रूल के हम लोगों ने हमारे प्रदेश के अंदर देखे, और उसके साथ साथ अगर कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, चाहे हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे हम लोग पॉलिटिकल जुडिशियल सिस्टम की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में आज भी हम लोगों को स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है, तो क्रिटिकल नोट में नो डाउट हमारा जो ध्यान रहता है, क्योंकि इसको हिंदी में आलोचनात्मक कहते हैं, यानी कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये वाला जो पहलू है इसको हम लोगों ने जो है वो एक ऐसे एस्पेक्ट के साथ जो है वो पिक करना है जहां पे हम लोग नेगेटिव साइड के ऊपर जो वो ज्यादा पिक करेंगे और उसके साथ साथ अगर कुछ पॉजिटिव साइड्स है, पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो उनको भी अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर? तो कहानी सीधी सीधी क्या है कि एक जगह आप लोग अपना आंसर राजाओं के साथ रिलेशन पे लिख रहे थे, वहीं पे ही आपका जो आंसर है वो इंपैक्ट के ऊपर पूरे का पूरा मूव कर जाएगा, जहां पे आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, अगर मान लो क्रिटिकल नोट की जगह क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा तो आप लोगों को अल्टीमेटली पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ मुगल रूल जो है वो अपने आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा विद एग्जांपल, जो एग्जांपल्स आप लोगों ने राइट ए शॉर्ट नोट के अंदर भी दिए होंगे। क्लियर? तो देखिए सीधी सी बात यह है, आज भी जो मैं आप लोगों के साथ सवाल या आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा घुमा के जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? कंटेंट इंफॉर्मेशन मोर और लेस वही होगी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, और कुछ नई जानकारी जो है वो हम लोग भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में पिछले कुछ सालों को अगर आप लोग एनालाइज करोगे तो मेनली जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है यहां से हम लोगों को 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है 8 मार्कर जो हैं वो आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं इसकी वेटेज को बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। दूसरी बात जो है, अगर आप थोड़ा सा और फोकस करोगे, जैसे यहां पे हमारे कल्चर के एस्पेक्ट्स की बात की गई है, तो कल्चर जो है वो 3 एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। एक टेंपल लिखा हुआ है, टेंपल आर्किटेक्चर लिखा है, दूसरा जो वो पेंटिंग्स लिखा है, और तीसरा जो वो मोनेस्ट्रीज लिखा है। और अगर अगेन पेपर उठा के देख लीजिए, एग्जाम के अंदर जो है मेनली पेंटिंग्स में से और जो टेंपल आर्किटेक्चर है वहां से हम लोगों को जो सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले, तो वहां पे कोई हिमाचल के सारे का सारा जो आर्किटेक्चर है या सारे के सारे जो आर्ट फॉर्म्स है उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। तो इस एग्जाम को अगेन होपफुली धीरे धीरे चीजें जो आप लोगों को क्लियर भी हुई होंगी कि मेंस एग्जामिनेशन की एक सुंदरता है, मेंस एग्जामिनेशन की ब्यूटी है कि जो सिलेबस में चीजें दी होती है हम लोगों ने पहले उन्हीं को ही कंप्लीट करना होता है। तो जो भी वर्ड वहां पे लिखे हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर का जो मतलब या मायना है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। क्लियर? लेकिन जब एग्जाम के अंदर स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो हम लोगों ने उन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित करना है। क्लियर? और उसके साथ साथ जो सवाल है, एग्जाम्स हैं, उनके ऊपर या जो क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो टोटल जो है वो 10 या 12 क्वेश्चन मैं आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस करूंगा, और उसके साथ साथ जो 6-7 क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मल दूंगा। नॉर्मल का मतलब क्या है कि उसका मैं मटेरियल नहीं दूंगा। रीजन क्या है कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, क्लियर, या ऐसे सवाल हैं जो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सीधे सवाल है। क्लियर? तो वहां पे बहुत ज्यादा डिबेटेड डिस्कशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपने उनको भी एक बार जो है वो कवर करना है, उनको भी आपने एक बार कंप्लीट करना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग जो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, और उसके साथ साथ एक और सजेशन थोड़ी सी मेरे आप लोगों को है कि देखिए
हमारा जो एग्जाम है उसमें कांगड़ा, चंबा और उसके साथ साथ कुल्लू, इन तीन प्रिंसली स्टेट्स के जो महत्वपूर्ण राजा हैं, इंपॉर्टेंट राजा हैं, और इंपॉर्टेंट राजा आप ऐसा मान लीजिए कि 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी से लेके 19th और 20th सेंचुरी के बीच में, यानी कि नहीं 500-600 टाइम पीरियड, जो मॉडर्न एंड मिडाइवल टाइम पीरियड है, इसके बीच के जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, जैसे जिसमें संसार की बात हम लोग कांगड़ा में करते हैं, घमंड चंद की बात जो है हम लोग कांगड़ा में करते हैं, क्लियर, प्रताप सिंह वर्मन की बात जो है हम लोग चंबा में करते हैं, भूरी सिंह की बात जो हम लोग चंबा में करते हैं, मान सिंह की बात जो है वो हम लोग कुल्लू में करते हैं। तो मेनली जो किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं, तो हर एक राजा, जो बड़े बड़े राजा हैं, उनके बारे में आप लोगों ने जरूर नजर मार लेनी है, क्योंकि एग्जाम में चांसेस हैं, हालांकि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, लेकिन फिर भी चांसेस ये हैं कि इन राजाओं के ऊपर, इन किंग्स के ऊपर जो वो आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो जो एग्जाम है उसमें मेंशन मिडाइवल टाइम पीरियड के ऊपर जो हमने अपना ध्यान केंद्रित करना है, पुराने राजाओं को पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मेंस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। और इन तीन प्रिंसली स्टेट्स के अलावा बाकी जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने जो इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अभी तक इसके बाहर नहीं आया, तो होपफुली हम यही उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी इसके बाहर ना आए, क्लियर। तो अभी तक नहीं आया, तो अभी तक हमारा ध्यान जो भी इसी के ऊपर केंद्रित रहेगा। अब चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है वो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको 16-17 के आसपास जो है वो क्वेश्चंस दूंगा, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस के या जो 10 क्वेश्चन जो हमारे इस स्पेसिफिक सेशन का हिस्सा भी हैं, उनके तो मॉडल आंसर चलिए आप लोगों के साथ शेयर किए ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपने 6-7 क्वेश्चन, अगर आप लोग उनको प्रैक्टिस करना चाहते हो और मेरे को भेजना चाहते हो, तो आप लोग जो मेरे साथ उनको शेयर कर सकते हो, क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, क्लियर। चलिए पहले सवाल की तरफ देखते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है वो अपनी अपनी इनपुट यहां पे दोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पहले सवाल की तरफ आइए। पहला सवाल हमारा है, स्क्रीन के ऊपर होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा बोल देता हूं, या इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं। पहला सवाल हमारा है, असेस द इंपैक्ट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, असेस द इंपैक्ट ऑफ मुगल रूल ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहां पे टाइम पीरियड मेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि मुगल पीरियड जो वैसे भी हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का ही हिस्सा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारा एक थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, जहां पे टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है। अब ध्यान रखना, यहीं पे ही टाइम लिमिट जो वो जहांगीर के टाइम में भी सीमित हो सकती है, शाहजहां के टाइम पे भी सीमित हो सकती है, अकबर के टाइम पे भी सीमित हो सकती है, क्लियर। तो आप लोगों ने जो अपना ध्यान है वो इस चीज के ऊपर देना, क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा ब्रॉड है, क्लियर, जहां पे आपने पूरा मुगल का जो इंपैक्ट हम लोग हिमाचल प्रदेश के ऊपर जनरल देखते हैं, जो आज का जो हिमाचल है उसको भी आप लोग जो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो वो नैरो डाउन, अगर ईयर स्पेसिफिक आ जाएगा तो हमारे लिए कंपैरेटिवली इसको नैरो डाउन करना जो वो आसान होगा, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन जो आप सब लोगों के सामने है, असेस द इंपैक्ट ऑफ मुगल रूल ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्लियर। हाँ जी, कितने लोग जो हैं वो, जिनको ये सवाल पूरा समझ आ चुका है? सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे अंडरस्टैंड कर लिया है, क्लियर। देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो कंटेंट या इन्फॉर्मेशन क्या है वो तो धीरे धीरे आप लोगों इस सेशन के जरिए भी आप लोगों को मिल जाएगी, थोड़ा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लियर। सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो देखिए जब भी हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, जो नॉर्मली सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एस्पेक्ट है। आपको बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे भी, क्लियर, और नॉर्मली होता भी है कि जहां पे वो कहते हैं जी हमें नहीं पता लगा, हमने डायरेक्टिव जो है उसको कुछ नहीं सोचा ना समझा, जो हमारा मन किया हमने वो लिख दिया और हमें बहुत अच्छे नंबर आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्टिव है उसकी एसेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, क्लियर। एग्जाम में नंबर मिलना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है। आप लोग ये जरूर देखोगे कि जिन्होंने शायद डायरेक्टिव एड्रेस ना किया उनको शायद नंबर मिल गए होंगे, लेकिन जिसने डायरेक्टिव एड्रेस किया होगा उसको डेफिनेटली नंबर मिले होंगे, क्लियर। तो आप लोगों ने जो बेसिक्स हैं आंसर राइटिंग के, उन्हीं के ऊपर आप लोगों ने चलना है। जीएस 2 में कम नंबर आने की यही सबसे बड़ा कारण है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। आप लोगों का जो स्कोर है, या आप लोगों की जो बेसिक आंसर राइटिंग की है, उसको आप लोग अगर फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ी ज्यादा जो परेशानी है उसका सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। जैसे अरवाज ने पॉजिटिव जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है उसकी बात की, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग इसको ओपन करिए, डायरेक्ट मैसेज नहीं, आप इसको ओपन मैसेज डालिए ताकि बाकी लोग भी देख सके, और धीरे धीरे जो है जिनको, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्होंने बेसिक है ना थोड़ा सा जो है वो इतना ज्यादा ध्यान हिमाचल जीके के ऊपर नहीं दिया हुआ है, वो भी इस जो आपकी प्रॉपर
जो पूरे के पूरा एक तरह सा एक तरह से जो आपकी प्रॉपर एक ग्रुप जो डिस्कशन हो सकती है उसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। क्लियर? ध्यान रखिए, मेंस एग्जामिनेशन में जितना ज्यादा आप डिस्कशन करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, प्रीलिम्स में जितना ज्यादा खुद पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हर एग्जाम का नेचर जो है वो डिफरेंट रहता है। क्लियर? चलिए वापस आइए। तो देखिए, जब एसएस शब्द यहां पे आ गया तो एसएस का मतलब क्या है? एसएस में एग्जामिनर ने आप लोगों के ऊपर बात छोड़ दी कि आप अपनी जजमेंट दीजिए। असेसमेंट का मतलब क्या है? मेरी क्या है, आपकी क्या है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है। तो यानी कि असेसमेंट जो है वो मेरी या आपकी या एग्जामिनर के द्वारा हम लोगों से पर्सनल पूछी हुई जजमेंट है। क्लियर? कि मेरे को क्या लगता है कि जो इंपैक्ट है मुगल रूल का ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट वो किस तरह का है। समझ आई कहानी की नहीं? वो क्या है, तो उसने अगर क्या है पूछा होता तो व्हाट इज द इंपैक्ट पूछ लेता। क्लियर? या व्हाट आर द इंपैक्ट्स पूछ लेता। उसने असेसमेंट पूछी है, तो असेसमेंट में जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये बताना है कि जो इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है मुगल एम्पायर का हिमाचल प्रदेश के ऊपर, वो इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट है या वो इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट है। पर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों से आपकी जजमेंट पूछी गई है तो आप इसके फेवर में भी जा सकते हो, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, और आपकी जो जजमेंट है, आपकी जो असेसमेंट है वो फेयर भी हो सकती है, मतलब बैलेंस भी हो सकती है। मतलब दोनों साइड आप लोग घूम सकते हो, यानी कि जहां पे पॉजिटिव साइड भी लिख सकते हो और उसके साथ साथ दूसरे वाली साइड भी लिख सकते हो। क्लियर होगी बात सब लोगों को? डन। और ये जो हमारा सवाल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को हिस्ट्री सेक्शन से देखने को मिलेंगे, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को हिस्ट्री सेक्शन से देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 8 नंबर में ज्यादा होंगे। क्लियर? तो यही कारण है हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 8 नंबर से ही जो है वो आप लोग इनको देखोगे। क्लियर? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमसे हर एक एस्पेक्ट पूछा गया है। हम लोगों से सामाजिक एस्पेक्ट भी पूछा है, हम लोगों से पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी पूछा है, और हम लोगों से इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी पूछा है। क्लियर? तो हमें तीनों के तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो अपने आंसर के अंदर लिखने हैं। अब देखिए, आप लोग गलती क्या क्या करते हो। जब आप लोग गलती करोगे तो आपका जो मेन ध्यान रहेगा, मैक्सिमम लोग जो है वो अपना पूरे का पूरा फोकस जो है वो सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर लगा देंगे, यानी कि समाज के ऊपर बता देंगे कि जी देखिए जी, समाज के ऊपर इंपैक्ट हमें देखने को मिला कि एक नई तरह की जो लैंग्वेज है, जैसे शायद आपको पता ही होगा एंड होपफुली आपको पता हो ये चीज, कि जब ना आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जब वो पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ पे उर्दू भाषा जो है वो पढ़ाई जाती थी। क्लियर? और उर्दू भाषा जो है उसका अखबार, उसकी सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन था वो पंजाब, हिमाचल या जो लोअर हिमाचल वाले एरियाज हैं उनमें काफी समय तक रहा। अब धीरे धीरे जो वो रेडिकेट हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया है। क्लियर? तो जो उर्दू भाषा की इंट्रोडक्शन हम लोगों को हिली एरियाज या हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, जो हमारी भाषा का हिस्सा बना, कि जब हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं तो आज भी हमारी हिंदी भाषा में उर्दू भाषा का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं, उर्दू शब्दों का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। तो उसका जो इंपैक्ट है या उसका जब हम लोग ओरिजिन ट्रेस करते हैं तो वो मुगलों से ही किया जाता है, क्योंकि जो मुगलों का कोर्ट हुआ करता था वहां पे पर्शियन भाषा यूज की जाती थी। और शायद आप लोगों को पता होगा, यही जो पर्शियन लैंग्वेज है, यही जो पर्शियन भाषा है, यही और हिंदी भाषा दोनों से मिक्स होके जो है वो हम लोगों को उर्दू लैंग्वेज का ओरिजिन होता हुआ देखने को मिला। तो उर्दू के पीछे कहीं ना कहीं जो हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती थी, आज भी कुछ अवशेष जो हमें देखने को मिलेंगे, लैंड जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उर्दू भाषा में आज भी कुछ जगहों के ऊपर मौजूद है। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो किसका जो है वो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट जब हम लोग एसेस करेंगे तो हम कहेंगे जी देखिए ये हमें मुगल एम्पायर का इम्पैक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैंने लैंग्वेज की बात की, क्लियर, जब मैं लिटरेचर की बात करूंगा, जब मैं रिलीजन की बात करूंगा, क्लियर, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करिए, नो डाउट जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत पहले से जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर उनका आना हुआ है, उनका इन्वेजन हुआ है। क्लियर? महमूद ऑफ गजनवी के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो प्रॉपर मुस्लिम सेटलमेंट्स यहां पे बननी शुरू हुई, मदरसों का बनना शुरू हुआ, जिससे मुस्लिम रिलीजन जो प्रमोट हुआ, और आज भी जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज भी हिंदू धर्म के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा धर्म या सेकंड सबसे बड़ा रिलीजन है, दैट इज मुस्लिम रिलीजन। क्लियर? तो मुस्लिम रिलीजन की जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हम लोगों को आज हमारे प्रदेश, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है, तो उसमें भी जो मुगल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे रहना शुरू किया, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे मदरसा सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू होगी। क्लियर? तो ये जो हम सामाजिक आधार के ऊपर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हम लैंग्वेज देख रहे हैं, हम लोग रिलीजन देख रहे हैं,
हम लोग जब नूरपुर का किला देखेंगे, जब हम लोग मनकोट का किला देखते हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा वो सलीम शाह सूरी के द्वारा जो वो बनाया गया, जो मुगलों से पहले है। तो हम लोग जो वो उस किले को तो नहीं, जो नूरपुर का किला है उसको जो है वो मुगल जो आर्किटेक्चर है उसके इंपैक्ट के रूप में असेस करते हैं। इसलिए थोड़ा सा भी ध्यान रखना कि अगर हम मुगलों से पहले चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है वो वीक होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर। सिमिलरली जब हम लोग जो है वो हमारे यहाँ पे टेम्पल्स बनते हुए देखेंगे जहां पे टॉम्स बनी हुई हैं, तो टॉम्स जो हैं, क्लियर, वो भी मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है या मुगल आर्किटेक्चर जो है वो उसका एक हिस्सा हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत का भी था और उसके साथ साथ जो है वो मुगल आर्किटेक्चर का भी हिस्सा था। तो जब हम लोग हमारे यहाँ पे टेम्पल्स देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है वो मस्जिद बनती हुई देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे रिलीजन देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज देख रहे हैं, ये सारे का सारा जो है वो किसका हिस्सा है? ये सारे का सारा हमारे समाज का हिस्सा है, सारे का सारा जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। क्लियर। मुगलों का जो इंपैक्ट है वो यहाँ पे पेंटिंग्स के ऊपर भी देखने को मिलता है। शायद आप लोगों को पता होगा कि जब औरंगजेब राजा बना तो औरंगजेब जो है उसने पेंटर्स जो वहां पे हुआ करते थे मुगल कोर्ट में, उनको पैट्रोनेज देने से मना कर दिया, जिसके कारण वो अलग अलग जगहों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और वो बड़े ना अलग अलग पहाड़ी जगहों के ऊपर गए, राजस्थान भी गए, हिमाचल प्रदेश भी आए। तो उन्हीं के ही इन्फ्लुएंस से हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी पेंटिंग आर्ट जो है वो भी डेवलप हुई। अगेन उसका भी ओरिजिन या उसके भी ट्रेसेस, ओरिजिन तो नहीं बोल सकते हैं, उसके भी ट्रेसेस जो हम लोग मुगल एम्पायर के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो अगेन जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, जो हमारा सामाजिक एस्पेक्ट है, वहां पे मुगलों का इंपैक्ट जो है वो इवन आज तक हम लोग महसूस कर रहे हैं। आज तक जो हम लोगों को वो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस इंपैक्ट के कारण, अब देखिए मैं असेसमेंट कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरी असेसमेंट सामाजिक आधार के ऊपर नेगेटिव ना हो, मेरी असेसमेंट सारी पॉजिटिव हो, क्योंकि मेरी जजमेंट के ऊपर ये चीजें आधारित है। अगर मान लीजिए हिमाचल के अंदर अगर आज हम लोग देखते, जैसे कुछ है ना, एक हमारे हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो वो हम लोगों ने रिलीजियस क्लैशेस देखे। क्लियर। तो अगर हम लोग जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर नॉर्मली हम लोगों को जो वो कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती है, क्लैशेस जो वो बड़े ही मिनिमम, बहुत ही रेयर होते हैं। क्लियर। लेकिन अगर जैसे और राज्यों की तरह हम लोग बहुत सारे क्लैशेस देखते कि डिफरेंट कल्चर जो वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ और उसके कारण जो है वो लोकल कम्युनिटी और उस कल्चर के लोगों के बीच में क्लैशेस हुए, तो शायद हम उस एलिमेंट को जो वो अपने असेसमेंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो, क्योंकि हम लोगों को इतने ज्यादा क्लैशेस देखने को नहीं मिलते, तो मेरी पर्सनल असेसमेंट जो है वो वहां पे मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सक्लूड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया असेसमेंट में हमारी अपनी जजमेंट है किसी भी एक एस्पेक्ट के ऊपर। तो सोशल एस्पेक्ट के ऊपर जब मैं जजमेंट पास कर रहा हूं तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हमारे द्वारा या सामाजिक आधार के ऊपर जो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। और देखिए थोड़ा सा हम लोगों ने जो वो कुछ चीजों में एक स्टेप जो वो पीछे भी लेना होता है। क्लियर। तो हर चीज को जो वो हम लोग एक ही तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग होपफुली आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कहानी जो यहाँ पे समझ आ रही होगी कि सोशल एस्पेक्ट जो उसको हम लोगों ने, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने किस तरह से अप्रोच किया। क्लियर। बहुत बढ़िया। नैना शायशा ने भी डाला मुगल एम्पायर, पहाड़ी पेंटिंग्स आ गया, तहसीलदार, सूबेदार, मनसिफ कोर्ट्स आ गए। बहुत बढ़िया। देखिए तो सोशल, सामाजिक होपफुली क्लियर हो रहा है सब लोगों को। अब देखिए यही क्वेश्चन जो वो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, क्रिटिकल या ना, राइट ए क्रिटिकल नोट या क्रिटिकली एनालाइज दी, क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशंस ऑफ हिली स्टेट्स विद मुगल एम्पायर। तो जब आप लोग उसको लिखोगे तब आपने सिर्फ सीधा नहीं लिखना है कि जी अच्छा इसका रिलेशन इसके साथ ऐसा था, दूसरे के साथ ऐसा था, तीसरे के साथ ऐसा था, ऐसा लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही है जो पूछा हुआ सवाल की डिमांड है वो आप लोगों को कंप्लीट होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। समझ आई कहानी। तो सोशल इंपैक्ट क्या हो गया, क्लियर है। चलो दूसरा, दैट इज योर पॉलिटिकल इंपैक्ट। तो देखिए आज भी आप जब एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हो तो वहां पे आप एक पोजीशन देखते हो, दैट इज तहसीलदार। क्लियर। इसके साथ साथ आप एक पोजीशन देखते हो जो हम सारे के सारे लोग जो वो कहीं ना कहीं उसके साथ फेमिलियर है, दैट इज पटवारी। ठीक है। उसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कोर्ट्स में मुंसिफ कोर्ट। क्लियर। तो ये सारे के सारे जो शब्दावली है, मुंसिफ है, तहसीलदार है, पटवारी है, ये सारी, पटवारी जिसको रेवेन्यू कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर भी कहा जाता था, ये सारे के सारे जो हमारे पोजीशंस हैं, ये सारे के सारे पोजीशंस आज के समय में भी और जब मिडाइवल टाइम पीरियड था उस समय में भी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिली, उसकी जो शुरुआत है वो भी किसके द्वारा की गई, उसकी जो शुरुआत है वो भी मुगलों के द्वारा की गई। क्लियर। तो एक तो पॉलिटिकल असेसमेंट में देखने को मिल रहा है कि जी ये चीजें जो वो मुगलों के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। दूसरा, जब हम लोग इसको असेस करेंगे तो पॉलिटिकल डायमेंशन में थोड़ा सा दूसरा पहलू भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरा पहलू क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही मुगल्स यहां पे आएंगे तो देखिए मुगलों ने क्या किया, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, होपफुली आप लोगों को याद होगा। मुगलों ने क्या किया था कि जो नूरपुर और कांगड़ा के बीच के रिलेशंस थे, जो कि आपको पता ही होगा कि अच्छे रिलेशन नहीं थे। क्लियर। ये एजम्पशन है कि आपको बेसिक चीजें क्लियर है। ठीक है। तो नूरपुर और कांगड़ा के रिलेशन अच्छे नहीं थे, चाहे जो मर्जी कारण मान लो। क्लियर।
चाहे नूरपुर का एम्बिशियस होना उसका कारण हो सकता है, क्लियर, चाहे कांगड़ा का उनकी टेरिटरीज के ऊपर एक्विजिशन करना वो रीजन हो सकता है, कोई भी उसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो आप लोग देखोगे कि जब मुगल्स जो हैं वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करेंगे तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो नूरपुर का राजा है वो इनकी समर्थन करेगा, जो गुलेर का राजा है वो इनका समर्थन करेगा। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल जब हम लोग इंपैक्ट देखते हैं तो मुगलों का जो अटैक यहां पे हुआ उसने हमारे यहां पे जो राजाओं का डिवीजन था उसको परमानेंट कर दिया। परमानेंट का सीधा सीधा मतलब क्या है कि फ्यूचर में ये वाली जो रियासतें हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा विश्वास, ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। और स्पेसिफिकली यहां पे जो ज्यादा एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलता है वो नूरपुर का और कांगड़ा का जो है वो इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए मुगल क्योंकि लोअर वाले एरियाज में ही रहे तो ऑब्वियसली बात है हम इनका इंपैक्ट जो वो शिमला में नहीं देख सकते हैं या बाकी एरियाज में नहीं देख सकते। इनका इंपैक्ट हम लोगों को बिलासपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में, कांगड़ा में, कुछ हद तक चंबा में, हालांकि चंबा में भी प्रॉपरली नहीं पहुंच पाए थे, तो हम लोगों को जो वो नीचे नीचे एरिया, प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगा। तो हमारी ऑब्वियस बात है जो एनालिसिस है, असेसमेंट है वो उसी एरिया तक सीमित होगी, उसी एरिया तक जो है वो हमारी जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती हुई हम लोगों को देखने को मिलेगी, क्लियर। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट में जो टेंशंस थी, क्लियर, जो जिन्होंने परमानेंस इंट्रोड्यूस कर दी विद इन दी प्रिंसली स्टेट जहां पे एनिमोसिटी जो हमें ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर देखने को मिलेगी, तो ये मुगलों का एक पॉलिटिकल इंपैक्ट जो हम लोग हमारे प्रदेश के अंदर देखते हैं। तीसरी गेम और समझिए आप लोग कि मुगल्स जो थे क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए थे और जब ये वाले एरिया जो वो मुगलों के नियंत्रण में आ गए तो ऑटोमेटिकली ही फ्यूचर में जब मुगलों के साथ किसी की वॉर होगा, किसी का बैटल होगा, तो यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो चाहे या जाने अनजाने, चाहे या ना चाहे, उसके बावजूद भी उनको मुगलों के साथ जो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि जब मुगलों के डिक्लाइन के बाद हमारे जो आसपास के क्षेत्र हैं यहां पे सिख एम्पायर जो है वो इमर्ज करेगा, तो सिख एम्पायर के पहले जो सिख गुरुज थे उनके और मुगलों के जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसी स्पेसिफिक समय में हमारे यहाँ के जो राजा थे उनके मुगलों के साथ रिलेशन जो अच्छे इसलिए हो गए थे क्योंकि मुगलों ने कहीं ना कहीं अपनी जो सॉवरेनिटी थी वो हमारे एरियाज में, हमारी टेरिटरीज में एक्सेप्ट करवा ली हुई थी, क्लियर। तो यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जब मिसाइल्स वगैरह भी बनेंगी या बाद में महाराजा रणजीत सिंह भी आएंगे तो उस स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग देखेंगे कि उसका जो इंपैक्ट है वो ये पड़ेगा कि जो प्लेन वाले एरिया नहीं, पंजाब के जो रियासतें हैं या रियासत है उसका और जो पहाड़ी राजा, हिली एरियाज के राजा है, उनके भी रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि पहले जो है वो मुगलों के साथ हम लोग या हमारे राजा जो है वो खड़ा हुआ करते थे, क्लियर। हालांकि एक चीज जो है वो आप लोग हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल ललित सिंह, बिल्कुल बिलासपुर के जो राजा थे उन्होंने जो है वो इस्लाम रिलीजन भी जो है एम्ब्रेस कर लिया था, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, ज्ञानचंद और उनके बेटों ने, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे सरहंद के जो है वो गवर्नर हुआ करते थे, उनकी प्रोटेक्शन या उनके अंडर जो है उन्होंने रिलीजन चेंज किया था। चलिए वापस आइए, तो समझ आ रही है आप लोगों को सबको कहानी। तो जब हम लोग पॉलिटिकल इंपैक्ट की असेसमेंट करेंगे तो हमें मल्टीपल लेयर्स में जो वो उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो नेगेटिव साइड क्या रही कि हमारे जो राजा है वो वीक हो गए, कमजोर हो गए, और जो मुगल्स है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। मुगल्स दिल्ली में बैठा करते थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव टेरिटरी की एक्सपेंशन करना था, आप लोगों की हमारे वेलफेयर करना नहीं था। यही कारण है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग मुगलों के टाइम पे यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो हमारे लोगों के लिए नुकसान हुआ क्योंकि मुगल्स जो है उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और मुगल क्योंकि सेंटर की पावर थी तो उसका ध्यान छोटे छोटे क्षेत्रों, छोटे छोटे एरियाज के ऊपर नहीं था, उनका पूरा ध्यान था, उनका एक एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड हुआ करता था। यही कारण है पॉलिटिकल इंपैक्ट की जब हम बात करेंगे तो एक इंपैक्ट हम लोग ये देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट जो हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो लोकल राजा अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया करते थे, डिसीजन दिया करते थे, वो कहीं ना कहीं हमें डाइल्यूट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्लियर। तो जब हम लोग पॉलिटिकल असेसमेंट करेंगे तो इस तरह से आपकी असेसमेंट रहेगी। तीसरा जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, दैट इज योर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, क्लियर। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो मुगल्स हैं उन्होंने एक ही चीज जो वो इकोनॉमिक आधार के ऊपर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, जो मेन है वो है दैट इज लैंड सेटलमेंट, क्लियर, जिसको हम लोग जब सिस्टम या जो है वो हम बंदोबस्त सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। जहां पे प्रॉपरली लैंड को कैटेगराइज किया जाता था, शायद आप लोगों को पता होगा जब कांगड़ा की हार हुई और उसके साथ साथ जो वो चंबा की टेरिटरीज जो है वो मुगलों के अधीन चली गई, तो उसके बाद जो वो टोडरमल यहाँ पे यात्रा पे आए और टोडरमल के द्वारा जो वो यहाँ पे उस जो लैंड सिस्टम जो दिल्ली का सिस्टम था यानी कि मुगलों का सिस्टम हुआ करता था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो वो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो एक ऐसा इंपैक्ट है जिसने हमारा जो जिस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम पूरा चला करता था उसको परिवर्तित कर दिया, उसको चेंज कर दिया, क्लियर। तो मेजर जो इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक जो रीजन है वो हम लोग ये देखते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जो राजा थे उनको नजराना पेश करना पड़ता था, उनको ट्रिब्यूट पेश करना पड़ता था, और उस ट्रिब्यूट पेश करने का जो नेगेटिव साइड क्या हुआ होता था कि वो जो राजा थे उनके पास पैसा बहुत कम रह जाता था
और वो राजा जो है वो अपने लोगों की भलाई, अपने लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर जो वो पैसा नहीं खर्च कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राजा पहले आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, जब वो नजराना ट्रिब्यूट पे करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट राजाओं के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अब वो अपनी सेनाएं, अपने सोल्जर्स जो उनको नहीं विकसित कर पाएंगे, और उसके साथ साथ जो बाकी लोग उनकी टेरिटरीज में रहा करते थे उनके ऊपर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से जब हम लोग इसकी असेसमेंट कर रहे हैं तो हम लोग सारे के सारे जो एंगल्स हैं, सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं, उनको पिक कर रहे हैं और उस आधार के ऊपर अपना आंसर लिख रहे हैं। क्लियर? होपफुली जितनी शब्द मैंने, जितनी लाइनें जो वो मैंने यूज की होंगी, शायद आपको दो चार अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। क्लियर? लेकिन मेन बात है कि इस सवाल को अप्रोच कैसे करना था, ये जो है वो हमारा एक मेन मकसद था। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो, अगर मान लीजिए हम लोगों को ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो वो देखने को मिलते हैं, तो इस थॉट प्रोसेस के साथ जो है वो हम लोगों ने अपने सवालों को एड्रेस करना है। क्लियर? और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करना है। डन? हाँ जी। अब देखिए इंट्रोडक्शन, अब कहानी देखिए क्या है। अब देखो बड़ी बार सवाल पूछा जाता है, देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वो बिल्कुल हिमाचल की टेरिटरी के पास से गुजर रहा था, बिल्कुल उसका जो इंपैक्ट है बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल पड़ा, बिल्कुल। अगर आप उस स्पेसिफिक टाइम पे हिली एरियाज की बात करेंगे तो उस स्पेसिफिक समय में जो पठानकोट के आसपास वाला एरिया था, यहाँ पे हुआ करता था। इवन ये जो होशियारपुर, ये सारे का सारा एरिया जो है वो हिली एरियाज के साथ ही हम इनको कंसिडर करते थे। तो बिल्कुल ट्रंक रोड जो है उसका जो एग्जाम्पल है वो भी हम लोग इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्लियर? पर वैसे उसका जो क्रेडिट है वो हम लोग शेरशाह सूरी को ज्यादा देते हैं। तो शेरशाह सूरी जो है वो डिफरेंट डायनेस्टी और डिफरेंट किंगडम के साथ जो हम लोग रिलेट करते हैं। लेकिन हाँ ये है कि उसके ऊपर जो ट्रेड एक्टिविटीज है वो मुगलों के द्वारा ही चैनलाइज की गई, तो यही कारण है हम उसको मेंशन कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इसलिए उसको मेंशन नहीं किया क्योंकि उसको हम लोग सूर एम्पायर के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। क्लियर? चलिए वापिस आइए, देखिए अब कहानी क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे होती है, आप लोगों को बेसिक सी चीजें थोड़ा आइडिया रही होंगी। इंट्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। क्लियर? इंट्रोडक्शन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका क्या है कि जो आप लोगों से पूछा गया, आप लोग जैसे मान लीजिए अगर मुगलों के ऊपर है तो मुगलों ने कब शुरुआत हुई मुगलों की, और मुगलों और हिमाचल का जो रिलेशन है वो क्या है, आप उससे सिंपल से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। क्लियर? कि किस तरह से जो मुगल्स हैं उनमें अकबर, शाहजहां और जहांगीर, ये चार राजा ऐसे थे जिन्होंने मेन, या तीन राजा ऐसे थे जिनका मेन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। औरंगजेब का ऑन ऑफ रिलेशन होगा, बड़ा ज्यादा एग्रेसिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि औरंगजेब का ज्यादा ध्यान जो था वो डेक्कन एरियाज के ऊपर था। ये तीन राजा ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा रिलेशन जो हिमाचल प्रदेश के साथ हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो आप अपने इंट्रोडक्शन में इन तीन राजाओं के रेफरेंस से भी मुगल एम्पायर का सार निकाल सकते हो। दूसरा जो इंट्रोडक्शन करने का तरीका रहता है वो ये रहता है कि जो हिली एरियाज हैं, या जो क्वेश्चन की हमारी डिमांड, या हमारा जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है अगर उससे भी हम लोग अपने इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमारी क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट था वो असेसमेंट था। क्लियर? तो यहां पे द इंपैक्ट ऑफ मुगल रूल ऑन इंडियन ऑन हिली प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेज। ठीक है? सिंगल नहीं था, मल्टीपल एस्पेक्ट्स थे, अलग अलग तरह के सोशल थे, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द रीजन। क्लियर? तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन की डिमांड और जो हम लिखने वाले हैं उसको जब हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर डाल दिया, तो जब हम लोग कंटेक्स्ट के साथ जो वो क्वेश्चन को हिट करते हैं, क्योंकि देखिए ये कोई डायनेमिक सब्जेक्ट तो नहीं है कि जी करंट अफेयर से ले आएंगे हम लोग किसी चीज को। क्लियर? अनटिल अनलेस कोई न्यूज के अंदर कोई चीज ना आई हो जिसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी जो वो बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर? तो अगर आप लोग जो यहाँ पे इस तरह का जो सवाल देखोगे, तो अगर आप ये वाली इंट्रोडक्शन इंक्लूड करोगे तो वो काफी इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन मानी जाती है। ये इंट्रोडक्शन जब क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम इसको थोड़ा डिस्करेज करते हैं क्योंकि मुश्किल होती है करना, लेकिन आप लोग जो प्रोबेबिलिटी है कि आप इस बार मेंस लिखोगे, या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम मेंस लिखोगे, क्लियर, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब आप लोगों को धीरे धीरे जो इस डायरेक्शन में अपने आप को पुश करना है। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो सटीक होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नाम होने चाहिए, अगर नाम हो सकते हैं यहाँ पे, अगर तुम नाम डालना चाहो तो अकबर, शाहजहां और जहांगीर की रेफरेंस भी तुम लोग यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर? या जो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपका इंट्रोडक्शन में हिट होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि तुम्हें समझ आ गया कि क्या पूछा गया है, और फिर वो जो है वो उसी तरीके से आप अपने आंसर को लिखना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, क्लियर, तो देखिए इकोनॉमिक में लैंड रिफॉर्म आ गया, नजराना, सोशल में रिलीजन है, लैंग्वेज है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, पॉलिटिकल में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ हिली एरियाज। हाँ ये मैं डिस्कस करना भूल गया कि देखिए मुगलों के आने का जो बेनिफिट है और ब्रिटिश के आने का बेनिफिट है वो यही हुआ कि हम सारे के सारे लोग जो एक साथ आ गए। मुगलों के अंदर आने वाला पूरे का पूरा जो एरिया है वो एक कॉमन जो है वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया। फिर वो सिखों के पास गया,
सिखों से वो ब्रिटिश के पास किया, और उसने कहीं ना कहीं जो है वो हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई जो पहले नहीं हुआ करती थी, जहां पे हम सारे के सारे लोग अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स का हिस्सा हुआ करते थे। बाद में जो इंटीग्रेशन हुई है, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं, क्लियर, बाहर के लोग आए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना या एक दूसरे के साथ जो इकट्ठा होना सिखा दिया है, क्लियर। इसी के कारण हिमाचल के लोग भी इकट्ठे हुए और इसी के कारण जो हमारा पूरे का पूरा देश जो आज हम लोग देखते हैं वो भी बनता हुआ देखने को मिला, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स है, ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप लोग अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, क्लियर। तो ये वाली फाइल आप लोगों के साथ शायद शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग जो इस फाइल को एक बार रीड कर सकते हो। अब ध्यान रखो, नॉर्मली जो सीधा क्वेश्चन आएगा वो तो सीधा सीधा आएगा कि जी संसार चंद के साथ क्या रिलेशन था, घमंड चंद के साथ क्या रिलेशन था, राज सिंह के साथ क्या था, मान सिंह के साथ क्या था, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। तो मेरे को पर्सनली लगता नहीं है कि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्लियर। अगर टेढ़ा क्वेश्चन है, टेढ़ा का मतलब क्या है कि क्रिटिकली एनालिसिस आ गया, डिस्कस द रिलेशंस आ गया, तब आप लोग जो ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है, तो जरूरी नहीं है कि सीधा ये सवाल आएगा तो यही आंसर होगा। 4-5 और तरह के जो क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे आपके एनालिसिस, जहां पे आपने ऑब्जर्व करना है कि मुगल्स जो हैं और जो हिमाचल है उसका बीच का क्या क्या रिलेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां पे जो आप लोग इन आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हो, क्लियर। इसके लिए भी आप लोगों ने तैयार रहना है कि जी जैसे 1556 से लेके 1605 के बीच की बात करें तो वो अकबर की बात हो रही होगी, तो वहां पे जहांगीर को मत डाल देना, क्लियर। 1605 से लेके 1600 आई थिंक 28 तक, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, 28 तक बात हो रही है, तो वो जो है वो आपकी जहांगीर की बात हो रही है। 56 तक बात हो रही है, फिर वो आपकी शाहजहां की बात हो रही है। उसके बाद 1707 तक बात हो रही है, तो औरंगजेब की बात हो रही है, क्लियर। तो थोड़ा सा जो फेजेस हैं, ईयर्स हैं, उनको आपने जहन में रखना है ताकि आप अपने आंसर के अंदर जो है वो उसी रेफरेंस को पिक करो, उसी रेफरेंस को लेके आओ और अपने आंसर को आप कंटेक्स्ट से बाहर ना लेके जाओ, क्लियर। समझ आ गई कहानी यहाँ पे कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये आता कि फेज जो है वो फ्रॉम 1556 टू 1605, तो मेरे को समझ आता है कि अच्छा अकबर की बात हो रही है, तो लैंड सेटलमेंट में वहां पे मैं टोडरमल की रेफरेंस दे सकता था, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो हम लोग वहां पे जयसिंह की, त्रिलोकचंद तो चलिए बाद में रहा, जयसिंह की और विधि सिंह की जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि कांगड़ा के राजा थे। वहां पे हम लोग प्रताप सिंह वर्मन की रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक टाइम पे चंबा का राजा हुआ करता था, क्लियर। तो कहानी सीधी सीधी क्या है कि आप सब लोगों को जो इस तरह से इन सारी की सारी चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करना पड़ेगा। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर। तो ये वाले सवाल थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन आएंगे, उनको आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है। होपफुली जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी वो सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर है, आप लोगों को कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पता होगा। बस मेन काम क्या होता है, क्योंकि 28 क्वेश्चन उस स्पेसिफिक टाइम पे हमें करने होते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपना आंसर फिर हर एक क्वेश्चन, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो उसको बनाए फिर उसको हम वहां पे लिखें, क्लियर। तो वहां पे हमने जो ध्यान देना होता है वो सीधा सीधा ध्यान कैसे देना होता है कि क्या पूछा गया, और अगर पहले से आंसर तैयार हो तो हमारे लिए आंसर को लिखना जो वहां पे रिलेटिवली इजी रहता है, क्लियर। तो यही हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों की थोड़ी मेहनत थोड़ी कम हो, ठीक है, मैक्सिमम अगेन आप ही लोगों को करनी पड़ेगी। चलो क्लियर है सब लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिर हम आगे चलते हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान इसलिए ज्यादा लगाया ताकि आप लोगों को जो मैं कहने चाह रहा हूं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं, तो उनके साथ जो वो थोड़ा सा रिलेशन एस्टेब्लिश करने में समय लगता है, ठीक है, हर एक का अपना अपना तरीका रहता है पढ़ाने का, क्लियर। तो चलिए शाबाश, आगे बढ़े, फिर आगे मूव करें आगे। अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, किसी का कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में पढ़ लूंगा, क्लियर। तो अगर आपकी खामोशी है तो इसका मतलब है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, डन। तो इस तरह से जब हमने स्पेसिफिक प्रश्न को, स्पेसिफिक सवाल जो है उसको अंडरस्टैंड करना था। ध्यान रखना आप लोगों ने 2-3 चीजें, और जितना नाम हम मेंशन कर सकते हैं, जितने ईयर्स अगर हमें याद हैं, प्री तुम अगर क्वालिफाई करोगे तो साल याद करके कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल था इस बार, क्लियर। ईयर्स अगर हमें याद है, बैटल्स हमें याद है, उतना आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट होगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखते हुए एक टेंपल लिख रहा है, एक टेंपल का नाम लिख रहा है, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। तो हमेशा जो मेन कोशिश हम लोगों ने करनी होती है वो एग्जाम्पल्स, चाहे वो कोई भी वो है हमारा, हिमाचल है या फिर है ना पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कोई भी है, जितने ज्यादा जब हम लोग एग्जांपल्स यहाँ पे साइड करेंगे, कोट करेंगे, उतना हमारा आंसर जो है इंपैक्टफुल हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोग इन चीजों के ऊपर जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एक लेवल के ऊपर जाना हमारे लिए आसान है, क्लियर। हाँ जी, आप में से मेरे को ना आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आप में से मेरे को लग रहा है शायद कोई बोलने का प्रयत्न कर रहा है। आप प्लीज मैसेज डाल दीजिए जो भी आप में से कुछ कह रहा है, क्योंकि मेरे को ना आवाज नहीं आ रही। मैं चेक करवा के इसको, हो सकता है कुछ सेटिंग शूटिंग में हेर फेर हो, क्लियर। चलें आगे, चलिए।
दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, क्रिटिकली एग्जामिन दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो गुरखा वॉर ऑन दी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर? सेम तरह का क्वेश्चन, बस वो मुगलों का था, ये आप लोगों को किसका देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को गोरखाओं का देखने को मिलेगा। क्लियर? और कहीं ना कहीं गोरखाओं के साथ जब आप लोग ब्रिटिश को भी इसमें रिलेट कर लोगे। पर चलिए पहले वापस आते हैं, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन दी, अगेन व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज, उसका आंसर अलग लिखा जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन दी कॉन्सिक्वेंसेज, उसका आंसर अलग लिखा जाएगा। व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज, जो तुम्हें लगता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, दोनों लिखना है तो लिख दो। क्रिटिकल एग्जामिन में आपको दोनों लिखने ही पड़ेंगे, आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो जैसे ही डायरेक्शंस आती है हमारी, जैसे हमारा डायरेक्टिव आता है, वो क्वेश्चन को और ज्यादा श्योर कर देता है कि एग्जामिनर जो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इससे पहले हम लोगों ने एक डायरेक्टिव पढ़ा, जान के मैंने कुछ डायरेक्टिव जो यूज किए, क्योंकि जीएस 1 में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1-2 साल से डायरेक्शन जो है उनका यूज हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए हर जगह, पर क्योंकि जब डायरेक्टिव आ गया तो इसका मतलब है कि फिर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एक तरीके से लिखना पड़ेगा। सीधा क्वेश्चन रहता है, राइट ए शॉर्ट नोट है, डिटेल नोट है, वो आपको लिबर्टी दे देता है कि आप कैसे मर्जी लिखो, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये पूरा जो वो आपको लिबर्टी देता है कि आप कैसे भी आंसर लिख सकते हो। ज्यादा टाइम मतलब, या व्हाट, व्हाई, व्हेन तो सीधा ही अपना मतलब जो है वो मायना जो है वो आप लोगों को बता रहा होता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही डायरेक्शन जो है वो घूमती है, और अगेन लास्ट ईयर के पेपर जो है अगर आप लोग पिक करोगे तो आप लोगों को जो मैं कह रहा हूं ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन, इससे पहले हमने देखा एसएस, इससे पहले हम लोगों ने देखा एसएस। एसएस में क्या था, एसएस में आपने अपनी फेयर जजमेंट देनी थी। क्रिटिकली एग्जामिन में क्या रहता है, या क्रिटिकली एनालिसिस भी अगर हम हमारे यहां पे होता तो वहां पे क्या रहता है कि आप लोगों ने जो है वो अपनी नहीं, आपने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसकी फेयर जजमेंट देनी है, जहां पे इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में, यानी कि जब हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर कंपल्शन होगी कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस स्पेसिफिक वॉर की वो अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करनी है। क्लियर? समझ आ गई कहानी? असेसमेंट आपकी पर्सनल थी, इंडिविजुअल थी, वहां पे आप दोनों भी कर सकते थे, एक भी कर सकते थे, मतलब फेवर में भी जा सकते थे या अगेंस्ट भी जा सकते थे। क्लियर? तो इस तरह से जो है जब हम लोग बात करेंगे क्रिटिकली एग्जामिन दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो गुरखा वॉर ऑन दी सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ हिमाचल प्रदेश, तब हम लोगों ने जो है जो इसका इंपैक्ट हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के ऊपर देखना पड़ा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट्स है वो अपने यहां पे इंक्लूड करने हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। डन? तो देखिए इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर हम लोग अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले 3 हिस्सों में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, वैसे ही जैसे हमारा अंतिम वाला सवाल था। तो जब हम लोग सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं, सामाजिक एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो देखिए जो गोरखास हैं, क्लियर? अब देखिए यहां पे क्वेश्चन पढ़ लेना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर, यहां पे गोरखाओं के आने के कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पूछे हुए हैं। तो बड़ी बार हो सकता है कि हम लोग अपना जो आंसर है वो गोरखाओं के आने से के कॉन्सिक्वेंसेज की, जो गोरखाओं ने सिरमौर पे कंट्रोल कर लिया, गोरखाओं का संसार चंद के साथ लड़ाई हुआ, मानचंद ने बुलाया, तो ये वाले सारे के सारे जो है ना सोलन पे आ गया, बुशहर पे आ गया, तो हम ये वाला जो कॉन्सिक्वेंसेज इनके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जो है वो एंग्लो गोरखा वॉर का है, जब अंग्रेजों के द्वारा जो है वो गोरखाओं को हराया गया। और देखिए सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सब लोगों ने ट्रीटी ऑफ संगोली पढ़ा होगा, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट तो सीधा सीधा जो है वो आपका कहां पे घूम जाएगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट जो वो सीधा सीधा आपका ट्रीटी ऑफ संगोली के ऊपर चला जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ संगोली का जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि यहां से गोरखा हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन हमारे लिए जो इसका नुकसान हुआ वो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्रिटिश हैं उनका अराइवल हो गया। तो ब्रिटिश के अराइवल का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अब हमारे जो एरिया के लोग थे, जो पहले ब्रिटिश कल्चर या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल बचे हुए थे, गोरखा वॉर के बाद यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो ब्रिटिश का अराइवल हम लोगों को होता हुआ देखने को मिलता है। और सबसे पहला जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है वो ट्रीटी ऑफ संगोली के रूप में ही है, जहां पे हमारे प्रदेश के कुछ एरिया जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाएंगे और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में जा जाएंगे। तो एक तरह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश कल्चर है, अगर हम लोग सामाजिक आधार के ऊपर बात करेंगे, और ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे जमींदारी सिस्टम है, इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर आती हुई
हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। और साथ में जब हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करेंगे तो देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को नहीं आइडिया होगा। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पे जो है वो आप लोग सनद की बात कर सकते हो। क्लियर। अगर आप लोग जो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पे आप सीधा सीधा जो सनद है, सनद का जो नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप लोग सनद का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, ट्रीटी ऑफ संगोली का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, ये सीधा सीधा जो आप अपने आंसर के अंदर लिखोगे। और जब आप लोग समाज के ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखिए एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ, एक नया जो वो गॉथिक स्टाइल का हम लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग गेटी थिएटर डाल सकते हो, टाउन हॉल डाल सकते हो, वाइस रीगल लॉज डाल सकते हो, जितने भी आप लोग जो है यहाँ पे चर्च डाल सकते हो। क्लियर। जितने भी आप लोगों ने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स देखी, सिमिलरली रीजन के साथ साथ जब हम लोगों ने एक नई लैंग्वेज देखी, एक नई तरह का जो वो एजुकेशन सिस्टम देखा, जिस एजुकेशन सिस्टम ने हमारा हिमाचल की जो सोसाइटी है इसको कंप्लीटली चेंज कर दिया, बिल्कुल शेप कर दिया, इसकी शेप जो वो बिल्कुल डिफरेंट कर दी। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो अगेन वही वाली बात है, अगर यही क्वेश्चन जो है वो गोरखा तक होता तो हमारा पूरे का पूरी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, क्लियर, इनके ऊपर जो वो सीमित हो जाती। पर ये क्योंकि एंग्लो गुरखा वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर है, तो यही कारण है ये पूरे का पूरा जो हमारी क्रिटिकल एग्जामिनेशन है या पूरी के पूरी जो हमारी असेसमेंट है, ये असेसमेंट जो वो ब्रिटिश जो रूल हमें यहां पे देखने को मिलेगा उसकी तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। क्लियर। डन। यहां पे होपफुली आप लोगों को जो वो कहानी समझ आ रही होगी। तो इस तरह से जो वो स्पेसिफिक प्रश्न था, दूसरा अगेन पहले से थोड़ा सा रिलेटेड था, इस तरह से जो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन को रीड करना है। तो बहुत बार क्वेश्चन को पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। क्लियर। जल्दबाजी में गोरखा देख के गोरखाओं को लिख के आना थोड़ा सा जो है वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। होपफुली आप लोगों को जो सेकंड का क्वेश्चन है इसका जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उनके बारे में जब आप लोगों को क्लैरिटी हो रही होगी कि किस तरह से जो आप लोगों ने इन प्रश्नों को, इन सवालों को जो वो अप्रोच करना था। ठीक है जी। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंग्लो गुरखा वॉर क्योंकि हमारा कंटेक्स्ट था वहीं से ही इसकी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखी। पॉलिटिकल इंपैक्ट में हम लोगों ने ब्रिटिश कंट्रोल डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डाल दिए, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट डाल दी, मतलब जो पहले गोरखाओं के कंट्रोल में थे या इंडिपेंडेंट हुआ करते थे अब वो सीधा सीधा अंग्रेजों के अधीन आपको जाते हुए देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चर के ऊपर कंट्रोल आ गया, एजुकेशन आ गई आप लोगों की, ठीक है, लैंग्वेज जो है वो आपको आती हुई देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया, चाहे उन्होंने अपने लिए ही किया, जैसे हम लोग देखते हैं कि पालमपुर में टी गार्डन बनाए गए, इसके अलावा हिमाचल में कुल्लू वाले क्षेत्रों में जो है वो जो एप्पल कल्टीवेशन है उसकी भी शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा ही की गई। क्लियर। उसका फायदा उस शुरुआती दौर में इनको, बाद में जो वो हम लोगों को इसका फायदा हुआ। क्लियर। तो इसके उस टाइम पे हमारी एक्सप्लॉयटेशन हुई, उस टाइम पे इन्होंने हमारे जो फॉरेस्ट थे उनको काटा, टिम्बर यहां से लेके जाया करते थे ताकि अपनी जो है वो डेवलपमेंट कर सके, अपने लिए जो वो घर बना सके। तो हमारी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। जो बेगार प्रथा हमें हमारे सामाजिक उसमें देखने को मिलती थी, बेगार प्रथा जो राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, इसी बेगार प्रथा को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लेवरी अंग्रेजों ने अपने लिए यूज किया। जहां पे शिमला में जब भी इनके बच्चे रहा करते थे या इनकी मैडमें रहा करती थी, उन सबकी सेवा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम लोगों की हुआ करती थी। क्लियर। तो देखिए यार असेसमेंट में अब जैसे कभी कभी डिस्कस करते करते भी बड़े सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेरे को भी है ना याद आते रहते हैं, जो शायद हो सकता है यहाँ ना हो। तो इस तरह से जितना आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे उतना इस तरह के जो प्रश्न है जो आपको अलग अलग जगहों से जो है वो इंफॉर्मेशन फेच करने पे विवश करेंगे, क्लियर, उतना ज्यादा जो वो स्ट्रॉन्ग आप लोगों का व्यू पॉइंट हो जाएगा और उतनी स्ट्रॉन्ग जो आप लोग अपनी एनालिसिस कर पाओगे। क्लियर। तो जो दूसरा सवाल था इसको हम लोगों ने इस तरह से अप्रोच करना था। तो पहला और दूसरा सवाल मोर और लेस जो रिलेटेड है। क्लियर। सीधा अगर पूछा जाए कि जी इवोल्यूशन ऑफ गुरखाज इन हिली एरिया, तो फिर वो इजी है आप लोगों के लिए करना। लेकिन मेन बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है गुरखा वॉर्स का या गोरखाओं का, अगर आप इन जनरल इम्पैक्ट की अगर आप लोग बात करोगे तो गोरखा ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, गोरखा ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ सिख। क्लियर। जैसे ब्रिटिश ऊपर वाले एरिया में गोरखा लेके आए हैं और नीचे जो है वो महाराजा रणजीत सिंह नीचे पहुंचे और कांगड़े के किले पे कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, तो नीचे वाला जो एरिया सिख एम्पायर में इंटीग्रेट हुआ उसके लिए भी गोरखा रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। गोरखा रेजिमेंट आप लोग देखते हो उसके लिए भी गोरखा ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। नेपाली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है कुछ सिरमौर वाले क्षेत्रों में, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो वो गोरखा ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर। तो कहानी क्या है कि अगर गोरखाओं के इंपैक्ट को भी हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेज को एनालाइज करना होगा तो बहुत सारा जो कंटेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो भी हमारा काम आ जाएगा। क्लियर। तो अगेन अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ आ गई होगी चीज तो कुछ भी तुम लोगों से पूछ ले। क्लियर। देखिए सीधा पूछेंगे राजे महाराजाओं की लड़ाई या झगड़े वो तो आपको क्लियर ही है, टेढ़ा अगर पूछेंगे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो हर तरह का जो एस्पेक्ट है उसको आप लोगों को पिक करना कंपैरेटिवली आसान होगा, इजी होगा और इस तरह से जो आप लोग चीजों को समझ सकते हो। क्लियर।
तो होपफुली जो दूसरा एस्पेक्ट हम लोगों का है वो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ चुका होगा। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा सवाल। आगे चले, किसी को कुछ डिस्कस करना है यहाँ पे? देखिए आपके दिमाग में सवाल ये भी आ सकता है कि जी ये क्यों लिखा या ये क्यों नहीं लिखा। हाँ जी, चलें आगे। चलिए ठीक है। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल हमारा ये था। क्लियर? चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये आप लोग करोगे, ठीक है? इसको मैं नहीं करूंगा, करवाऊंगा मैं ही, ठीक है? लेकिन आप लोग इस प्रश्न को करोगे। क्लियर? चलो सारे लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है, सारे लोग अपने अपना जो जो आप लोगों को समझ आता है, जो जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, आप उसके आधार के ऊपर जो अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बड़ा ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको करो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप अपना दिमाग चलाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर का सवाल है। 4 लाइनें आप लोगों ने लिखनी है। कोई इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सॉरी बॉडी की तो आवश्यकता है, कंक्लूजन की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, ना ही ज्यादा इंट्रोडक्शन में घुसने की जरूरत है आप लोगों को। सीधा सवाल, सीधा आंसर। व्हाई वर फॉरेन इन्वेडर्स ऑफन सक्सेसफुल इन सब्जुगेटिंग द हिल्स प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्यों हमेशा बाहर के जो आने वाले इन्वेडर्स थे वो हिमाचल प्रदेश के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको सब्जुगेट यानी कि उनको हराने में, कंट्रोल करने में हमेशा सक्सेसफुल होते थे? क्लियर? ये तो देख लीजिए, मुगलों, वैसे अगर अगर इसको क्रिटिकली वो करना हो तो ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट भी नहीं है, क्योंकि उससे पहले दिल्ली सल्तनत कोशिश करती रही, अकबर भी कोशिश करता रहा, कुछ क्षेत्रों पे कंट्रोल किया, कांगड़े के किले को तो नहीं जीत पाया, यानी कि प्रॉपर कंट्रोल तो वो भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। प्रॉपर कंट्रोल औरंगजेब ने और बाद में जहांगीर ने और उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब ने ही एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? या उसके बाद ब्रिटिश ने किया, उससे पहले सिख ने किया था, कुछ हद तक गोरखाओं ने किया था। डन? लेकिन आप लोग देखिए कि स्टार्टिंग का जो दौर था है ना, मुगलों के आने से पहले, उस समय बड़ा कम होता था कि हमारे जो एरियाज है वो बाहरी इन्वेडर्स के पास हो। लेकिन क्वेश्चन सीधा है तो हमने सीधा आंसर इसमें लिखना है, इतने ज्यादा इसमें थॉट प्रोसेस एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी बताओ जरा, शाबाश। पहला, लैक ऑफ यूनिटी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शाबाश, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो कोई ना, आप इसकी मेन बॉडी भी देख लो, इसको देख के भी कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहां पे 2 तरह के क्वेश्चन, आज तक जितना मेरे को याद है शायद कंटोनमेंट के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन कंटोनमेंट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, या शायद एक आधी बार आया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं जो लिखे हुए हैं लेकिन सवाल नहीं आया है। क्लियर? तो नॉर्मली हम लोग उनको छोड़ देते हैं। मैं सजेशन आपको दूंगा कि जो लिखा है सिलेबस में उसको मत छोड़िए, बाकी हाँ ये है कि जो नहीं लिखा है और आप कवर करते हो उसको छोड़ के जरूर जा सकते हो, लेकिन जो मेंशन है सिलेबस के अंदर उसको जरूर आप जो है वो कैसे न कैसे अप्रोच करिए। तो मेरी आप सब लोगों को क्या सजेशन है? मेरी सजेशन क्या है कि जितने भी हमारे यहाँ पे कैंटोनमेंट एरियाज हैं सबके नाम याद कर लेना, सबके ऊपर जो है वो 5-7 लाइनें जो है वो जरूर याद कर लेना। क्लियर? 5-7 लाइनें जो है वो जरूर उनके ऊपर मेमोराइज कर लेना, या उनके ऊपर जो वो नोट्स बना लेना। सीधा क्वेश्चन आएगा तो वो ही बन पाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? एनालाइज द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्लियर? सिर्फ हमने कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। इसको जब हम लोगों ने ऐसा नहीं कि जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन था तो हमने आज पे भी उसके इंपैक्ट को असेस किया, क्योंकि वो ओपन था। ये रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड का सीधा सीधा मतलब है कि कॉलोनियल पीरियड अगर हमारे यहाँ पे आ गया तो आप ऐसा मानिए कि 1815 जब अंग्रेज यहाँ पे पहुंचे तब से लेके 1947 के बीच में ही हमने उनकी असेसमेंट करनी है। आज भी हम लोग कैंटोनमेंट एरिया देखते हैं तो आज उनका क्या रेलेवेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए जो है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो वो पूरे का पूरा एनालिसिस जो है वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान ही रहेगा। तो छोटी छोटी सी बातें होती है जिनके ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने ध्यान केंद्रित करना है। तो आप लोगों के लिए अब देखिए डायरेक्टली तो ईयरली लिखा है, देखिए ऐसा भी ध्यान देना आप लोग, 1815 से लेके 1857 के बीच में अगर ये भी पूछ लिया जाए तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर है। लेकिन कैंटोनमेंट वाला बनने शुरू हो गए थे स्पेसिफिक टाइम पे, लेकिन शायद ये इतना ज्यादा जस्टिफाई हो नहीं पाएगा सवाल। लेकिन आप इसी तरह का सवाल एक टाइम फेज में भी एक्सपेक्ट कर लीजिए कि शायद आपसे ये 57, क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम तक जो है, या स्पेसिफिकली 48 तक, 48 तक, इस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो बहुत कम एरिया जो अंग्रेजों के पास, ऊपर वाला एरिया अंग्रेजों के पास होता था। इसके बाद तो
ऑलमोस्ट मेजर चंक ऑफ हिमाचल प्रदेश जो वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था आफ्टर जब एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी उसके बाद। क्लियर? तो उसके बाद जो वो टेंडेंसी थोड़ी डिफरेंट होगी, अंग्रेजों का ज्यादा इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन आपको फेजेस वाइज भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपने फेजेस वाइज भी जो क्वेश्चन है उनके लिए आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। क्लियर? यहाँ तक आने सबको डन है? चलिए वापस आइए। 6th क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखनी है कि व्हाट आर दी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंपैक्ट्स ऑफ आपका बेगार, बेत एंड रीत। तो बेगार, बेत, रीत आपके इसी का ही हिस्सा है। तो इसका आपने पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट सोशल क्या है ना, पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमी क्या है, इसके बीच में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा किया जाए तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी बेगार एंड बेत लेबर सिस्टम prevalent in हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग दी colonial पीरियड। क्लियर? ऑल्सो मेंशन अबाउट देयर implications। क्लियर? अब देखिए यहां पे आपसे बेगार और बेत को कंपेयर और कंट्रास्ट करने के लिए बोल दिया गया। क्लियर? तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी जाएगी, जो पढ़ा है उसी को हम लोगों ने यहां पे लिखना है। क्लियर? तो जल्दी से शाबाश इसका आंसर जब आप लोग बताएं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी बेगार एंड बेत लेबर सिस्टम प्रेवलेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग दी colonial पीरियड। क्लियर? तो कैसे जो है वो हम लोग इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। इन जनरल सीधा सवाल मैंने बता दिया आपको, सीधा क्वेश्चन आने की संभावना है। वो अगर क्लियर है आप लोगों को तो आप इसको भी एड्रेस कर सकते हो। हाँ जी, कोई ना। नेक्स्ट, ये सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको मैं रेफरेंसेस के थ्रू बता देता हूं आप लोगों को। व्हाट इज द रोल ऑफ तिब्बतियन एंड नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश? हाँ जी बताइए शाबाश। जब हम लोग अलग अलग तरह का टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, पकौड़ा स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, शिखर है, पेंट रूफ है, पिरामिडल है, ये दोनों जो है वो किसके रेफरेंसेस हैं? शाबाश, जल्दी से क्विक। जब हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वो जो 4-5 तरह की टेंपल आर्किटेक्चर है, सतलुज वैली, अपर सतलुज वैली है, वो तो आपको पता होने चाहिए, उनके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ तिब्बतियन एंड नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इन हिमाचल प्रदेश, तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे लिखोगे? शाबाश, जल्दी क्विक, अब तो कंट्रीब्यूट कर लो। टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, देखिए इसको मैं आसान, इसी क्वेश्चन को इजी भी बनाता हूं मैं थोड़ी देर में, बस आप इसको पहले समझिए। टू व्हाट एक्सटेंट कैन इट बी आर्ग्यूड दैट द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश was primarily influenced by external factor rather than internal ones? क्लियर? सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी? तो किस एक्सटेंट तक जो हम लोग ये कह सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट कैन इट बी आर्ग्यूड दैट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश वाज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर रेदर देन इंटरनल वंस? हमारे यहाँ पे जो पेंटिंग की डेवलपमेंट है वो बाहरी कारणों से ज्यादा हुई है, रेदर देन मैं कहूं कि इंटरनल फैक्टर्स के साथ हुई है। तो जी, एग्री कर रहे हो स्टेटमेंट के साथ? हाईलाइट दी रोल ऑफ मोनेस्ट्रीज इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग बुद्धिस्ट एंड तिब्बतियन ट्रेडिशंस इन हिली रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने बताया था कि मोनेस्ट्रीज के ऊपर, जितना मेरे को याद आ रहा है, शायद नहीं आया है, तो आपने क्या करना है, मोनेस्ट्री जितनी भी है सब मोनेस्ट्री के ऊपर पढ़ लेना है, वैसे जैसे कैंटोनमेंट एरियाज के ऊपर पढ़ना है, लेकिन साथ में तैयार रहना है कि इनके इंपैक्ट के ऊपर अगर सवाल आ जाएगा तो तुम्हारे पास जो वो कंटेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हाँ जी बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर होपफुली ये आप अपने आसपास देखते होंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह से जो मोनेस्ट्रीज हैं उन्होंने बुद्धिस्ट एंड तिब्बतियन ट्रेडिशन जो हैं उनको प्रमोट किया है। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ राजा राज सिंह इन हिज एंगेजमेंट विद हिली रूलर्स ड्यूरिंग हिज रूल। कुछ ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन बन गया। आसान भाषा में, डिस्कस दी सिग्निफिकेंस ऑफ द टेन्यूर ऑफ राजा राज सिंह, या ऐसा लिख लीजिए, डिस्कस दी सिग्निफिकेंस या डिस्कस दी सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड अचीवमेंट्स ऑफ राजा राज सिंह। बाकी छोड़, 4 नंबर का सवाल है, जल्दी से बताओ शाबाश। 2-3 इसके क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और क्या इसकी अचीवमेंट है उन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी बता दीजिए शाबाश जल्दी से। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको सीधा ही आप लोगों ने लिखना है, इसमें बड़ी ज्यादा चीजें इंक्लूड या ऐड करने की जो आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भद्रवाह के साथ बिल्कुल कन्फ्लिक्ट भी था लेकिन मैरिज अलायंस भी की गई। क्लियर? इसके साथ साथ जो बिल्कुल बशौली के ऊपर अटैक किया गया, फिर बाद में बशौली को छोड़ दिया गया, बहुत बढ़िया शाबाश। कांगड़ा के साथ बैटल ऑफ नेरती हुआ, बैटल ऑफ नेरती जो है वहां पे राज सिंह की जो है वो मृत्यु होगी। उससे पहले घमंडचंद के साथ भी कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहा था। क्लियर? लेकिन बैटल ऑफ नेरती जो वो लास्ट ही बैटल थी जहां पे जीत सिंह पूर्विया के द्वारा जो वो मार दिया गया। तो ये 3-4 एंगल जो है वो हम लोग, ठीक है बहुत बढ़िया, 3-4 एंगल जो है वो हम लोग यहाँ पे राजा राज सिंह के साथ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, ये मैंने इसलिए डाला है
क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? जो 3-4 इंपॉर्टेंट किंग्स है, जैसे देखिए भूरी सिंह के ऊपर सवाल आ चुका है, क्लियर। तो जो 3-4 इंपॉर्टेंट राजा हैं, गमन चंद हो गया, संसार चंद हो गया, क्लियर, या सिमिलरली जो है वो प्रताप सिंह वर्मन हो गया, डन। तो इन राजाओं के ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ना जरूर है, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, लेकिन बस ये कि थोड़ा कॉन्शियसली ये ध्यान रखना है कि अगर 8 नंबर का भी सवाल आ जाए तब भी आप उनके ऊपर जो वो प्रश्न या सवाल जो है वो लिख सको, क्लियर, सॉरी आंसर जो है वो लिख सको। तो राजाओं के ऊपर आपने थोड़ा ध्यान देना है, जो सिलेबस में चीजें लिखी हैं एज इट इज उनको आपने कंप्लीट करना है। बस जो हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग जो डायमेंशंस या एंगल्स हैं, होपफुली आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट थॉट प्रोसेस जो इस सेशन या इस लेक्चर के जरिए जो आपको उनका चैनलाइज हुआ होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैंने बनाए थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं PYQ के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, अगर जरूरत होगी तो हम डिस्कस भी कर लेंगे। एग्जामिन द डायनामिक्स ऑफ मुगल एम्पायर्स एंगेजमेंट विद हिली रीजन फ्रॉम 1526 टू 1605, क्लियर। तो सोच लो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अकबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अकबर के क्या क्या रिलेशन थे, चंबा के साथ क्या था, कांगड़ा के साथ क्या था, क्लियर। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ, या नूरपुर के साथ क्या था, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ गुरखा रूल ऑन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में गुरखाओं ने बेसिकली पॉलिटिकली हम लोगों को अनस्टेबल कर दिया था और इकोनॉमिकली हम लोगों को डिसेबल कर दिया था, क्लियर। एग्जामिन दी, जैसे इसमें देखिए पूरा सिरमौर, सोलन, शिमला, ये सारे जो है गोरखाओं के नियंत्रण में हुआ करते थे। एग्जामिन दी हिस्टोरिकल, इवन संसार चंद को भी हराया था। एग्जामिन दी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सनद, ठीक है, सनद का सीधा सीधा इंपैक्ट पूछा है, पढ़ना है। एनालाइज द की प्रोविजन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटी ऑफ संगोली, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तैयार रहना इस तरह के सवाल के लिए। क्रिटिकल एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ 1857 म्यूटिनी इन हिमाचल प्रदेश, क्लियर। एग्जामिन द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गुलेर एंड अर्की पेंटिंग। अब देखिए बशौली आ चुका है, कांगड़ा पेंटिंग आ चुका है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा गुलेर और अर्की पेंटिंग को जो वो एक बार पढ़ लेना है, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। असेस द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। मेरे को लगता नहीं है पर्सनली कि 5 ईयर प्लान्स क्योंकि टॉपिक का हिस्सा है, तो इसके ऊपर जो है वो हम लोगों या इसके ऊपर जो हम लोगों से प्रश्न, इसके ऊपर जो हम लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा मानिए कि इनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे जो पहले आ चुके हैं, या इस तरह के क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो प्रोबेबिलिटी है, या जब थोड़ा एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो जो क्वेश्चन हमारे सेशन का आज हिस्सा था उसके ऊपर सवाल पूछे जाने की संभावना होगी, क्लियर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू, क्लियर, धन्यवाद, थैंक यू।